देखेंगे सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला से कुछ प्रश्न है। तो चलिए वो शुरू करते हैं, ठीक है। सारे के सारे नेशनल करंट अफेयर्स होंगे। सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर का टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बनाया गया या फिर बनाया जा रहा है? नागर किस शैली में? तो ध्यान में रखेंगे नागर शैली। कौन सा नागर शैली है? नागर तो टेम्पल। नागर शैली, ठीक है। ध्यान में रखेंगे नागरा शैली, ठीक है। अब बात करेंगे इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने अयोध्या के राम मंदिर को नागर शैली में डिजाइन किया है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है, तो चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे नागर शैली से कुछ प्रश्न बनता है, नागरा स्टाइल ऑफ, ठीक है। ये मंदिर बनाने की कला है, इससे क्या प्रश्न बनते हैं, तो नागर शैली उत्तर भारत में गुप्त काल के अंत में 5वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई, ठीक है। तो गुप्त काल के अंत में आता है, कब आता है? गुप्त काल के अंत में 5वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसमें गर्भगृह होता है, ठीक है। नागर शैली के मंदिर कैसे बनते हैं? एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? गर्भगृह, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। गर्भगृह में कौन रखे जाते हैं? तो गर्भगृह में देवता होते हैं। कौन होते हैं गर्भगृह में? गर्भगृह में कौन होते हैं? देवता होते हैं, ठीक है। तो नागर शैली के मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं? गर्भगृह होते हैं। गर्भगृह के ऊपर स्थित नागर शैली के मंदिरों में सबसे विशिष्ट पहलू है, तो गर्भगृह के स्थित शिखर, ठीक है, नागर शैली के मंदिर में सबसे विशिष्ट पहलू है, ठीक है। आप बोलोगे सर शिखर कैसे देखेंगे, तो कभी देवघर में जाइएगा दर्शन करने के लिए, और बाबा का जहाँ पे शिवलिंग है उसके ऊपर देखिएगा तो खूब मतलब एकदम कोन की तरह, मतलब काफी हाइट आपको नजर आएगा, ठीक है। एकदम कोन की तरफ चला जाएगा, वो क्या होता है? शिखर होता है, ठीक है। नागर वास्तुकला की 5 शैली है। कितनी शैली है? 5 शैली है नागर वास्तुकला की। कौन कौन सी शैली है? बल्लभी है। कौन सा है? बोलिए मेरे साथ, बल्लभी, फमसाना, लैटिना, शेखरी और भूमिजा, ठीक है। ये सब क्या है? तो नागर शैली के सारे के सारे क्या है? नागर वास्तुकला की 5 शैली है। कौन कौन सी शैली है? नागर वास्तुकला की कितने शैली? बल्लभी शैली, फमसाना शैली, लैटिना शैली, ठीक है। ध्यान में सिकरी रखेंगे। उसके बाद सिकरी और भूमिजा। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद शेखरी और भूमिजा, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका फिर से एक बार नाम ध्यान में रखिएगा। नागर वास्तुकला की 5 शैली है, बल्लभी, फमसाना, लैटिना, शेखरी और भूमिजा। आप चलेंगे राम जन्मभूमि आंदोलन से कुछ प्रश्न है, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अयोध्या में एक भव्य मंदिर के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन 2 शताब्दियों से अधिक समय से चल रही है, ठीक है। 2 शताब्दी मतलब मोर देन 20 ईयर्स से, मतलब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अयोध्या वाला मंदिर के लेकर, ठीक है, जो भी विवाद कह लिया, अब तो विवाद नहीं कह सकते कि सॉल्व हो गया, लेकिन जो चीजें कैसे कैसे निकल कर आती है उनके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो 1751 और 1756 में मराठों ने अवध के नवाब से अपील की कि वो अयोध्या, काशी और मथुरा का नियंत्रण उन्हें सौंप दे, ठीक है। तो 1751 और 1756 में मराठों ने अवध के नवाब से अपील की कि वह अयोध्या, काशी और मथुरा का नियंत्रण सौंप दे। अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों के तीनों स्थान तो आप लोग जानते ही क्या है, तो तीनों के तीनों हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान रहा, तीर्थ स्थान रहा है, ठीक है। 1822 में हफीजुल्लाह, ठीक है, अदालत के अधिकारी ने 1822 में फैजाबाद अदालत अदालत में आवेदन देकर कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद अयोध्या में सीता रसोई के पास थी, ठीक है। तो हफीजुल्लाह की बात करेंगे जो कि अदालत के अधिकारी थे, उन्होंने 1822 में कहा। तो भाई साहब 1822 में फैजाबाद, फैजाबाद जिसको अयोध्या कहते हैं ना, कभी अयोध्या भी जिला हो गया लेकिन कभी फैजाबाद जिला हुआ करता था, ठीक है। तो फैजाबाद अदालत में आवेदन देकर कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर बाबर द्वारा बनाई गई एक मस्जिद अयोध्या में सीता रसोई के पास थी, उनका कहना था, ठीक है। अब समय आता है 1822 का समय निकल जाता है, उसके बाद आता है 1855। शाह गुलाम हुसैन ने हनुमानगढ़ी को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठी की थी। नागा साधुओं और बैरागियों के नेतृत्व में हिंदुओं ने न केवल हनुमानगढ़ी की रक्षा की बल्कि जन्म स्थान पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। काफी मारकाट उस समय भी हुआ था, तो सबसे पहले मारकाट का बात का 1855 में ही मिला, जहां पे दो गुट आपस में भिड़े थे, ठीक है। यहाँ पे मंदिर की रक्षा कर रहे थे कौन, तो ध्यान में रखेंगे नागा साधुओं और बैरागियों के नेतृत्व में हिंदुओं ने केवल हनुमानगढ़ी की रक्षा की बल्कि जन्म स्थान पर भी कब्जा कर लिया 1855 में। साल आता था 1856, फिर क्या होता है?
तो 1856 में अमीर अली, ठीक है, अमीर अली अमेठवी ने राम जन्मभूमि पर हमला किया, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारा गया। ठीक है, तो अमीर अली अमेठवी की बात करेंगे, राम जन्मभूमि पर हमला करता है लेकिन ब्रिटिश सैनिक के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो विवाद आजादी से काफी पहले से है। ठीक है, 1885 में जन्म स्थान के महंत रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के करीब लेकिन परिसर के भीतर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का रुख किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 1885 में जन्म स्थान के महंत का नाम क्या था, रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के करीब लेकिन मंदिर के लेकिन परिसर के भीतर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, अदालत का रुख किया। ये सारी घटना कब थी, आजादी से पहले की। ठीक है, क्या क्या घटना थी, तो सबसे पहले मराठों ने बोला अवध के अधीन आता था अयोध्या। ठीक है, अवध के शासक के अधीन था, तो अवध के शासक ने सबसे पहले बोला से हमें मतलब क्या करो, अवध के नवाब से मांगा से हमें मतलब 3 जगह दे दो, अयोध्या दे दो, काशी दे दो, मथुरा दे दो। ठीक है, हाफिजुल्लाह ने सबसे पहले ये कह के मतलब बताया से भाई साहब जहाँ पे सीता रसोई जहाँ पे, तो वहां पे बाबर ने मतलब मस्जिद, बाबर का मतलब मीर बाकी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसने मस्जिद बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देख नष्ट करने के लिए गुलाम हुसैन ने हनुमानगढ़ी को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा की, लेकिन नागा साधु और बैरागियों के नेतृत्व में उसको रक्षा करने में सफलता मिली। ठीक है, उसके 1856 में क्या होता, अमीर अली अमेठवी ने राम जन्मभूमि पे हमला किया लेकिन ब्रिटिश सैनिक के द्वारा मारा गया। ठीक है, उसके 1885 में, ठीक है, जन्म स्थान के महंत रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के करीब लेकिन परिसर के भीतर राम चबूते पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का रुख किया। अब चलेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या चीजें निकल कर आई। ठीक है, अक्टूबर 1949 का समय था। ठीक है, फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि लोगों की रामलला के प्रति आस्था है और वो एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। ठीक है, भव्य मंदिर चाहते हैं। ठीक है, फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने लिखा। 22 से 23 दिसंबर 1949 को रामलला की मूर्ति कथित तौर पर अभिराम दास द्वारा मस्जिद में रखी गई। ठीक है, लिब्राहम आयोग, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब अयोध्या वाला मामला की जांच के लिए जो आयोग जो बनी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, लिब्राहन आयोग था। क्या नाम था उनका, लिब्राहन आयोग। ठीक है, क्या नाम बताएंगे, लिब्राहन आयोग जो था इसकी जांच के लिए बनी थी। ठीक है, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल अब्दुल बरकत ने दावा किया कि मस्जिद में एक रोशनी लेकर बेहोश हो गया था जिसमें लगभग 4 या 5 साल के भगवान जैसे बच्चे की आकृति दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या नाम था इसका, अब्दुल बरकत ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर उसने रोशनी देखी थी। ठीक है, लिब्राहन आयोग का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब चलेंगे और क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पे तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूपी सरकार को मूर्ति हटवाने के निर्देश दिए। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने सीएम गोविंद बल्लभ पंत को फैजाबाद अयोध्या में प्रवेश की इजाजत नहीं दी। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू इसमें निकल कर आते क्योंकि मूर्ति रखा गया था मस्जिद के अंदर। ठीक है, तो यूपी सरकार को मूर्ति हटवाने का निर्देश दिया। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने सीएम गोविंद बल्लभ पंत को, ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में प्रवेश की इजाजत नहीं दी। ठीक है, ऑफिसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पीएम के बात को काटा और मुख्यमंत्री को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आने से रोक दिया। ठीक है, एक बार ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भला ही मुख्यमंत्री बाद में मुख्यमंत्री उसके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन उसके पास इतना पावर होता है बिना उसका ऑर्डर के जिला में कोई प्रवेश तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिचुएशन के देखते गोविंद बल्लभ पंत, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, उसको संयुक्त प्रदेश उस समय कहते थे, तो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनको आने से मतलब उन्होंने मतलब रोक दिया। ठीक है, देख रहे हैं। अब बाद में जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने भी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट मतलब ऑर्डर को मतलब के नायर ने इनकार किया, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला से देखिए मूर्ति तो हम हटाने से रहे, ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमारी इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन मूर्ति हम नहीं हटाएंगे क्योंकि लोगों की सहानुभूति जो है उसके प्रति है, इससे बहुत पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मूर्ति हटाने से के नायर ने मतलब क्या किया, इनकार कर दिया। ठीक है, अब बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट दोनों ने मतलब, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों ने मतलब बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और दोनों मतलब मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गए थे। ठीक है, चलिए राम जानकी यात्रा की बात करेंगे तो देखेंगे 25 सितंबर 1984 को शुरू हुई और 6 अक्टूबर को बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक समाप्त हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक समाप्त हुई। सीतामढ़ी माता जानकी की भूमि मानी जाती है। यहाँ से मतलब 25 सितंबर 1984 को शुरू होती है और 6 अक्टूबर को बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक जाकर मतलब क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी यात्रा, तो राम जानकी यात्रा। ठीक है, ये राम जानकी यात्रा है। अभी आगे चल के फिर से मतलब
एक यात्रा लेकर आएंगे, कौन? आडवाणी जी लेकर आएंगे, ठीक है, राम मंदिर यात्रा। आप चलेंगे दिसंबर 1986, फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को वहां प्रार्थना करने की अनुमति दी, ठीक है। इस समय इसकी सरकार आ जा रही है, राजीव गांधी की सरकार आ गई होती है, राजीव गांधी ताला खुलवा देते हैं, ठीक है। आप लोग कई बार न्यूज में सुनते भी होंगे से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, एक्चुअली में पूरा नहीं खोला गया था, लेकिन कुछ हिस्से पे पूजा करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को वहां प्रार्थना करने की अनुमति दी। अब आता है जुलाई 1989, भाजपा ने इस आंदोलन में पहली बार कदम रखा और अपना पालमपुर प्रस्ताव पारित किया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, पालमपुर प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो पालमपुर प्रस्ताव राम मंदिर से संबंधित है, जो कि भाजपा के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि राम जन्मभूमि को बातचीत के जरिए कानून बनाकर हिंदुओं को सौंप देना जाना चाहिए, ठीक है। कानून बनाकर क्यों? क्योंकि आपको जानना चाहिए, इससे पहले आपका गुजरात में जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर का जो उनको जो पुनः स्थापना किया गया था, उसको कानून बनाकर ही विधायक के माध्यम से किया गया था सोमनाथ मंदिर का, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है राम जन्मभूमि को बातचीत के जरिए या फिर कानून बनाकर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1989 की घटना हो जाती, साल आ जाता है 1990 का, और बीजेपी को लग रहा था अगर राम मंदिर के मुद्दे को उठाएंगे तो हम मजबूत पार्टी के तौर पे हम मतलब उभर सकते हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को, ठीक है, हाथों हाथों लिया, ठीक है। उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, जो भूमिका में अभी जिस भूमिका में आप लोग योगी आदित्यनाथ की जानते हैं, उसी भूमिका में उस समय, ठीक है, कौन थे? आडवाणी जी थे, ठीक है। तो उन्होंने 1990 में, ठीक है, 1990 में 25 सितंबर 1990 को, ठीक है, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ गुजरात में पड़ता है, वहां से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की और 23 अक्टूबर, ठीक है, 23 अक्टूबर को, ठीक है, आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाने वाले जो अधिकारी जो थे, उनका नाम था आर के सिंह, वो भी बीजेपी में सीनियर मंत्री है आर के सिंह, ठीक है। आर के सिंह सीनियर मंत्री है बीजेपी में, उस समय वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है। उनके आदेश पे ही आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके आई थिंक हजारीबाग के जेल में रखा गया था, ठीक है। मतलब उस तरीके से गिरफ्तार नहीं, कैसे जेल में जाके हाउस अरेस्ट करना भी एक तरह का गिरफ्तार होता है, नजरबंद कर देना, ठीक है। तो समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके से ये रथ यात्रा जो थी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। रथ यात्रा निकली कहाँ से थी? तो रथ यात्रा आपको सोमनाथ से निकली थी, अयोध्या तक जाना था, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में ही क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जाके बीजेपी काफी नाराज हो जाती है, और उस समय 1990 में सरकार किसकी होती है? विश्वनाथ प्रताप सिंह की साथ सरकार होती है, ठीक है। तो बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही होती है, बीजेपी अपना हाथ पीछे खींचती है, सरकार गिर जाता है, ठीक है। अब ये सिलसिला तो चल ही रही था, 25 सितंबर चल ही रहा था, नवंबर दिसंबर 2 महीना के बाद 6 दिसंबर 1992 के दिन, ठीक है, भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, यूपी के कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दी गई, ठीक है। भीड़ ने 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे एक शब्द यूज होता है, कार सेवक, ठीक है। कार सेवक, कार का मतलब होता है मदद करना, जो खुद से अपने इच्छा से जो मदद करने गए उनके द्वारा क्या किया जाता है? बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाता है। केंद्र में जो था उस समय आई थिंक किसकी सरकार थी 90 में? विश्वनाथ प्रताप सरकार की गिरी थी, और इसी कांग्रेस की सरकार है युग में भी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे केंद्र के पास पावर होता है तो भाई साहब राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। आरोप लगता है धार्मिक चीजों को बहुत अधिक मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, और कल्याण सिंह की सरकार होती है, ठीक है। कल्याण सिंह की सरकार होती है, कल्याण सिंह, ठीक है, जो कि अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल थे, अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुआ आई थिंक। कहाँ के राज्यपाल थे? कहीं के तो थे राज्यपाल, ठीक, कल्याण सिंह। हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हो गया है, ध्यान में रखिएगा। और इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के भीड़ों को भड़काने का आरोप भी इनके ऊपर लगता है, ठीक है। अंतिम अंतिम तक इनके ऊपर चल रहा था केस, चलिए, ठीक है। इस तरीके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया। आप चलते हैं 7 जनवरी 1993 को, क्या हुआ? संसद ने अयोध्या में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम पारित किया, ठीक है। अयोध्या में निश्चित क्षेत्र वही क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों में मंदिर मस्जिद ये सारे चीज था, उस सारे चीजों को लेकर उसने एक अधिनियम पारित किया गया संसद से। इसने सरकार को विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि की 67.03 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया, ठीक है। तो मतलब इसमें मस्जिद था और जो मंदिर के अंतर्गत जो भूमि जो था, तो 67.03 एकड़ भूमि का क्या किया? अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए संविधान में किस आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया सो देखिए। इसने संविधान के अनुच्छेद 143 के सबक्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से निर्धारित करने के लिए भी कहा गया, क्या बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थान पे कोई मंदिर था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, ठीक, 143 में क्या है, 143 में क्या है?
हम्म। प्रेसिडेंट ये वो है। असेंट ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वहां पे मतलब ये पूछा गया से बताइए से भाई साहब से, क्या वहां पे मंदिर के निर्माण, मस्जिद के निर्माण से पहले क्या वहां पे मंदिर था? ठीक है। आप चलेंगे 30 जून 2019 को न्यायमूर्ति लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई। ठीक है। लिब्राहन आयोग ध्यान में रखिएगा बाबरी से संबंधित है। ठीक है। तो बाबरी से संबंधित लिब्राहन आयोग, ठीक है, उनकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि दिसंबर 1992 की घटनाएं न तो अन्यास थी और न ही अनियोजित थी। मतलब यह ऐसा घटना नहीं था जो अपने आप हो गया, और ऐसा भी घटना नहीं था जिसके लिए पहले से प्लान नहीं की गई थी। मतलब ये घटना सुसंगठित थी और प्लान करके किया गया था, ऐसा कहा गया। ठीक है। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने भूमि को 2:1 में विभाजित किया, जिसमें 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा रामलला रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े को दिया गया। ठीक है। जमीन का 1/3 हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर 1949 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों के पीठ ने सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरी विवादित भूमि हिंदू याचिकाकर्ताओं को दे गई। ठीक है। और उस समय जो देश के जो चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम क्या था? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई। ठीक हाँ ठीक है, रंजन गोगोई। ठीक है। अब देखिए 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है। तो 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर का सर इतिहास था प्लेसेस किस ऑफ किस वर्शिप एक्ट 1991 का क्या रोल रहा सर इसमें? हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी रोल है। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, देखिए 1991 से पहले, ठीक है, 1991 से पहले से उसमें से आई थिंक इसमें क्या है, जिस जमीन पे, ठीक है, मतलब उससे उसके बाद के किसी भी जमीन को, मतलब उस मैटर पे विवाद को नहीं सॉल्व किया जाएगा। सो उसमें इतिहास क्या है, पहले क्या था नहीं क्या था, वर्तमान सिनारियो को देखा जाएगा। ठीक है। मतलब इतिहास को नहीं खंगाला जाएगा। ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इसमें निकल कर आता है। जैसे कि से अभी मथुरा को लेकर विवाद उठ रहा है, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर विवाद उठ रहा है, तो सबके सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मतलब हवाला दे रहा है से भाई साहब ये तो तत्काल का मुद्दा है, पहले का मुद्दा तो है नहीं। तो अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी प्रेजेंट में क्या है, वहां पे मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका इतिहास को 400-500 पर पीछे खोद कर, ठीक है, पहले के इतिहास को खंगाल के अभी प्रेजेंट सिनारियो को बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये आपका है प्लेसेस सर ऑफ वर्शिप अयोध्या एक्ट 1991। जन्मभूमि एक्सेप्शन में था सर इसमें, लेकिन अभी जो रिसेंट है वो क्यों एक्सेप्शन में नहीं है? तो वो केस कैसे चल रहा है सर? कौन सी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? नहीं सर, अयोध्या जन्मभूमि तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन था। हाँ, लेकिन प्लेसेस अभी ऑफ जो वर्शिप मेनली क्या देखिए कहने का मतलब है मतलब किसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक कहता है वो 1947 के, 1949 ठीक का है, बात जब कर देश रहा है, नहीं 1949 का बात करता है। 1947 के जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जो कंडीशंस आई थिंक जो था ना, उसमें किसी भी प्रकार का वही परिवर्तन रहेगा। नहीं किया जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, वही रहेगा जो कि 1947 तक था, एक्सेप्शन कोई में मिटा बदलाव दिया था नहीं राम होगा। ठीक मंदिर है। को बस। लेकिन ये आपका राम मंदिर वाला मामला पहले क्या था, तो इसको विवाद में रखा गया था। ठीक है। अब 1947 का जो स्थिति था उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया इसलिए जाएगा। ये तो गवर्नमेंट ठीक है। चाहती है इसमें सुधार करना, हाँ, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप यही है। ताकि काफी अभी ज्ञान वर्शिप वापी का मुद्दा है, मथुरा वाला मुद्दा है। ठीक है। तो इस सब में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक निकल कर आ रहा है और इसमें मतलब किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है। चलिए अब इसी को देखते हुए, हाँ ये ध्यान में रखिएगा 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को इसका आधार बनाया गया था। ठीक है। इस दिन तक जिसकी जो स्थिति थी यथावत बनी रहेगी। ठीक है। इसके लिए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991। चलिए अब चलेंगे अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है। तो कैबिनेट ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया बताइए? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। या फिर अयोध्या धाम होगा। ठीक है। यह हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने महाकाव्य रामायण की मतलब क्या की थी, रचना की थी। ठीक है। और तुलसीदास ने कौन सी रामायण लिखी थी? उत्तर तुलसीदास रामायण। उत्तर कौन रामायण। बेटा? रामचरितमानस।
रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने, किस भाषा में लिखा था उन्होंने? उत्तर रामायण भाव होती है। अवधि अवधि। अवधि में। अवधि का प्रयोग किया था, ठीक है ध्यान। उत्तर रामायण लिखा था भावभूति ने, ठीक है। अब आते हैं अरुण योगी राज जी, इनका भी नाम काफी चर्चा में रहा। अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया, ठीक है। गर्भगृह में क्या रखे जाते? देवता रखे जाते, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 5 साल के बालक रामलला की मूर्ति की लंबाई, 5 साल के बालक रामलला की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। 51 इंच या फिर 4.25 फीट है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बालक उम्र कितनी बताई गई इनकी? ठीक है, 5 साल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मूर्ति निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आया? ठीक है, ध्यान रखें। तो मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त पत्थर केवल HD कोटे मैसूर से कृष्णलीला पत्थर या पानी या दूध जैसे किसी भी तरल पदार्थ पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ से लाएगा पत्थर को? HD कोटे मैसूर। क्या नाम है इसका? HD कोटे मैसूर से कृष्णलीला पत्थर। क्या नाम है पत्थर का? कृष्णशिला पत्थर, ठीक है। यह पानी या दूध किसी भी तरल पदार्थ पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। तो पत्थर अपने आप में क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृष्णशिला पत्थर, ध्यान में रखिएगा, HD कोटे मैसूर से आया था, काला पत्थर ठीक कह है। सकते हैं इसको सर। काला शिला पत्थर, पत्थर काला, शिला कृष्ण काला होता है। कृष्ण जी सांवले थे, काले नहीं थे, ठीक है। अब चलेंगे कहाँ से आया? 51 इंच के है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ से आते हैं? तो आपको मैसूर से आते हैं पत्थर। और इसकी हाइट की बात करेंगे फीट में तो 4.25 फीट है, ठीक है। आप चलेंगे राम मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं हुए शंकराचार्य, ठीक है। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य शामिल नहीं है। देखिए चारों शंकराचार्य कौन है, ठीक है। तो चलेंगे द्वारका। द्वारका आप जाओगे कहाँ पे? तो वेस्ट में, पश्चिम में आपको मिलेगा द्वारका, ठीक है। आप चलोगे जोशीमठ उत्तराखंड मिलेगा आपको नॉर्थ में। कहाँ पे मिलेगा? नॉर्थ में, चारों दिशा में। पुरी में जाएंगे उड़ीसा में तो हमको मिलेगा ईस्ट में, ठीक है। और चलो श्रृंगेरी में चलेंगे तो श्रृंगेरी कर्नाटक में आपको है ये साउथ में, ठीक है। ये 4 क्या है? तो 4 आपको धाम है। क्या है? 4 आपको धाम है, 4 मठ है, 4 धाम है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो द्वारका कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। जोशीमठ की बात करेंगे उत्तराखंड में। पुरी की बात करेंगे उड़ीसा में। और श्रृंगेरी की बात करें कर्नाटक में। चारों मठों के जो प्रमुख जो होते हैं उनको बोलते हैं शंकराचार्य। क्या बोलते हैं? शंकराचार्य। इन चारों मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। चारों हिंदू मतों की स्थापना 8वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी के द्वारा की गई। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। जगह का नाम क्या है केरल में? जगह का नाम मैं भूल गया, गूगल करके कृष्णापल्ली देखिए। शायद। कृष्णापल्ली नहीं होगा। कृष्णापल्ली तो पहले केरल में पड़ता ही नहीं है, ठीक है। केरल में कोई जगह है, ध्यान में रखिएगा, कृष्णापल्ली याद में। करके कुछ नाम था। त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली तो यहाँ पे पड़ता है आपको। त्रिचनापल्ली तो हाँ, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। देखिए ना, जगह देखिए ना। बगले में है, बोलिएगा तो देखेंगे। हाँ, देख के आइए, जाइए। आदि शंकराचार्य के दर्शन कौन सा है? अद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन है? अद्वैत दर्शन, ठीक है। ध्यान में रखें। कौन सा दर्शन आदि शंकराचार्य का? अद्वैत दर्शन, याद रखिएगा। अद्वैत वेदांत की बात करेंगे। कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक सत्तामूलक स्थिति को स्पष्ट करता है। ये मानता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो अंततः भ्रम है और ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण जाति नहीं का सिद्धांत का अनुभवज्ञ बहुलता से परे सभी चीजों को एकमात्र सच्ची कलादी वास्तविकता। हाँ, कलादी में, कलादी 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 है। आ रहा है। हाँ, कलादी है। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल में पड़ता, तमिलनाडु मतलब में। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है कलादी। ठीक है। तो ये शंकराचार्य जी जो थे अद्वैत वेदांत के जनक थे। ध्यान में रखिएगा, दर्शन के अद्वैत वेदांत दर्शन के जनक थे। और ये दर्शन क्या कहता है? तो ये कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक सत्तामूलक स्थिति को स्पष्ट करता है। ये मानता है कि हम जो भी कुछ देखते हैं वो अंततः भ्रम है, ठीक है। और ब्राह्मण का सिद्धांत, ठीक है, अनुभव जन्य बहुलता से परे सभी चीजों की एकमात्र सच्ची वास्तविकता है, ठीक है। ये ब्राह्मण जाति की बात नहीं हो रहा है। मूल जोर आत्मा या व्यक्तिगत चेतना या ब्रह्म या परम वास्तविकता की एकता में क्या है? निहित है। तो ये दर्शन की बात है, छोड़ दीजिए। काहे नहीं चलता, अब इनको बताइए, ठीक है। राहुल गांधी को ब्रोदोबरा थान जाने की अनुमति नहीं मिली, ठीक है। कहाँ पे जाने की नहीं मिली? ब्रोदोबरा थान। ये पक्का असम में पड़ता होगा।
मंदिर है असम में आई थिंक। बुरुदोबरा थान जाने की अनुमति इनको नहीं मिली। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के, ठीक है, बुरुदोबरा थान जाने की अनुमति नहीं मिली। ये सब बकवास प्रश्न पूछा जाता। अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था ना, ट्रंप जो था एक राष्ट्रीय नेता से मिला था, सिंगापुर का कोई नेता था, वो किस स्थान की होटल में मिला था, ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस बार भी इस तरह के प्रश्न पूछे, राहुल गांधी को असम में किस स्थान जाने से रोका गया था यार। तो ध्यान रखिए, बुरुदोबरा थान जाने से रोका गया। आप देखेंगे बुरुदोबरा थान है क्या, ठीक है। तो देखेंगे बुरुदोबरा थान के बारे में देखेंगे। यह असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, ठीक है। इसके लिए असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह श्रद्धेय वैष्णव सुधारक संत श्रीमत शंकर देव जी का जन्म स्थान है, ठीक है। और शंकर देव जी आप तो जानते हैं, असम में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किनको जाता है, तो शंकर देव जी को जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए असम से मुझे याद है, असम से, ठीक है, 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? क्या नाम? मुझे बता हाँ, कौन दास संजय दत्त की मनीराम दत्त? तो बुरुदोबरा थान के बारे में हम लोग जानते हैं, असमिया वैष्णव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह श्रद्धेय वैष्णव सुधारक, ठीक है, संत श्रीमंत शंकर देव जी का जन्म स्थान है। जन्म उनका कब हुआ था? 1449 में। मृत्यु की बात करें 1568 में, ठीक है। शंकर देव ने यह शरण नामक धर्म का प्रचार किया है। यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में पूजा पर केंद्रित है। 16वीं शताब्दी में शंकर देव ने नई सत्र मठ बनवाए। प्रत्येक सत्र थान के केंद्र के रूप में एक नाम घर पूजा का होता है और इसका नेतृत्व एक प्रभावशाली सत्ताधिकार करता है, ठीक है। तो उसी में से एक जो था बुरुदोबरा थान जो था, वहां पे जाने से मतलब किसको रोका गया? तो राहुल गांधी को रोका गया। अब चलेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की क्या है? बहुयामी गरीबी सूचकांक आई है। क्या है नीति आयोग की? तो बहुयामी गरीबी सूचकांक आई है, ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, ठीक है, कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए? कितने करोड़? 4.82 4.8 है कि 24.82 करोड़ है, ठीक है। 24.82 करोड़ है, ठीक है, मतलब 24 करोड़ 82 लाख लोग। सबसे ज्यादा गरीबी से किस राज्य में बाहर आए बताइए तो? पढ़ाए थे हम यूपी उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे बिहार बिहार एमपी एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी में, उसके बाद बिहार, उसके बाद क्या होगा? एमपी में, ठीक है। आप देखेंगे सूचकांक के प्रमुख तथ्य देखेंगे, ठीक है। गरीबी की कुल अनुपात में 2023-24 से 2013-14 में 29.17 से भारी गिरावट होकर, ठीक है, 22-23 में कितनी हो गई? 11.28% हो गई है, ठीक है। मतलब 13-14 में गरीबी का प्रतिशत कितना था? कुल गरीबी का प्रतिशत में बात करेंगे तो 29.17% था, जो कि मतलब 23-24 में 10 वर्षों के बाद, अप्रोक्स 10 वर्षों के बाद कितनी हो गई? 11.28% रह गई है, ठीक है। सभी 12, ठीक है, एमपीआई संकेतक सुधार में महत्वपूर्ण संकेतक दिखाता है, ठीक है, 12 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एमपीआई क्या है? एमपीआई क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, उसके कितने सूचकांक है? उसको 12 है। कितने? ध्यान में, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कितने सूचकांक है? 12 है, ठीक है। मैं सबका नाम बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे गरीब राज्यों में गरीबी तेजी से गिरावट दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट की गई, जहां 5.94 करोड़ लोग बहुयामी गरीबी से बाहर हुए। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, जिनमें 3.77 करोड़ लोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गरीबी से मतलब बाहर आए, ठीक है, ध्यान में रखें। कितने लोग? ठीक है, 3 दशमलव बिहार में 7 हाँ 7 करोड़, ठीक है। आप चलेंगे भारत को 2023 में बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य, ठीक है, भारत को 2023 से बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2, ठीक है, गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना है, ठीक है, बहुयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना है, हासिल करने की संभावना है, ठीक है। एसडी लक्ष्य कितने, एसडीजी लक्ष्य कितने हैं? 17 है, ठीक है। एसडीजी लक्ष्य की बात करेंगे 17 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसको पूरा कब तक करना है तो क्या बताएंगे? 30 तक। ध्यान में रखिएगा। तो इसको पूरा करने की बात करेंगे तो इसको पूरा कब तक करना है? तो 2030 तक इसको पूरा करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने की तिथि कब तक है? 2030 तक, ठीक है, ध्यान में रखना है।
एमपीआई लक्ष्य कितने हैं, क्या बताया था एमपीआई लक्ष्य? 12 है। 12 है, ठीक है। ध्यान में रखें, एमपीआई लक्ष्य की बात करेंगे तो 12 है, ठीक है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय बहुगामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम और 12 संकेतक शामिल है, ठीक है। आयाम कितने हैं? 3 है। संकेतक कितने हैं, इंडिकेटर्स कितने हैं? तो 12 है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कितने हैं? 12 है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। 12 का नाम जानना चाहेंगे, याद रहेगा? हाँ सर। तो वही सर, एक हंगर है, एक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, डायमेंशन सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ डायमेंशन कितने हैं। डायमेंशन 3 होते हैं। डायमेंशन कितने हैं? तो डायमेंशन 3 है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे लिख दूँ? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ। एक मिनट रुकिए, मुझे अपना पेन का यूज करने दीजिए, ठीक है। हेल्थ, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ में क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन आ जाएगा, ठीक है। चाइल्ड मोरालिटी आ जाएगा, ठीक है। और चाइल्ड मोरालिटी, दो चीज आएगा हेल्थ में। क्या आएगा? तो न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक आएगा चाइल्ड मोरालिटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आएगा एजुकेशन। एजुकेशन में भी दो आता है, ठीक है। ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल का अटेंडेंस, ठीक है। क्या आएगा? उसके बाद क्या आ जाएगा? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या आएगा? तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, सॉरी ईयर ऐसे होगा ना, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। और एक आएगा आपका स्कूल अटेंडेंस। शुरू में, ठीक है, शुरू में हेल्थ में भी दो है, एजुकेशन में भी दो है, ठीक है। अब बाकी बचा कितने? बाकी बचा 8। लिविंग स्टैंडर्ड में 8 आते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में कितने आएंगे? 8। लिविंग स्टैंडर्ड में कितने आ जाएंगे? लिविंग स्टैंडर्ड में संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। तो हेल्थ में कितने? हेल्थ में 2 है, ठीक है। एजुकेशन में भी कितने हैं? 2 है। और लिविंग स्टैंडर्ड में कितने हैं? 8 है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाएगा एजुकेशन में आयाम 4 है ना कितने सर? हैं, क्या? एजुकेशन में 4 है ना? एजुकेशन में 4? इनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन भी। में 4 कौन सा होगा? नहीं नहीं, एजुकेशन में 4 नहीं होगा। 4 है। इनरोलमेंट रेशियो भी लेता है सर शायद। देखिए क्या होता है ना कि इसमें तीन दो निकालता है, वो एक वर्ल्ड बैंक में निकालता है, वर्ल्ड ये लेवल नीति आयोग का है। पर नीति आयोग इसको का है। बता दिए है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग ऑयल आता है, सैनिटेशन आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, हाउसिंग आ जाएगा, और एसेस्ट भी आता है, ठीक है, संपत्ति, ठीक है। एजुकेशन में आई थिंक 4 होगा। 2 को कौन छूट रहा है? मुझे 2 ही याद आ रहा है, बताइए। एजुकेशन में 2 और होगा। सर वो पॉवर्टी मेजर्स एक्चुअली, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो टोटल में नहीं भाई, डायमेंशन कितने हैं? 3 है, ठीक है। इंडिकेटर कितने हैं? तो इंडिकेटर आपको ध्यान में रखना है, इंडिकेटर कितने हैं? तो इंडिकेटर 12 है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 10 भी मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 10 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 12 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलेंगे बीएसएफ का क्षेत्राधिकार, ठीक है। क्लास के बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा, देख लीजिएगा उसमें क्या लिखा हुआ। बीएसएफ के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया, ठीक है। अब जब बीएसएफ के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया तो राज्य इसकी प्रशंसा करेगी, राज्य इसका विरोध करेगी? क्या करेगी? राज्य विरोध करेगी, क्योंकि राज्य की संप्रभुता पे एक तरह से मतलब केंद्र अपना अधिक क्या बोलते पकड़ बनाना चाहेगी, तो राज्य विरोध करेगी। तो इसीलिए कुछ कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में विस्तार पर विवाद पर सुनवाई किया। अब बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पहले कितने किलोमीटर पे था? 15 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बीएसएफ अब अपनी सीमा से, ठीक है, 50 किलोमीटर तक अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पहले ये मात्र 15 किलोमीटर था। कहाँ कहाँ पे करेगी? तो बीएसएफ तो जानते हैं मुख्यतः दो देशों से लगे सीमा की सुरक्षा करती है बीएसएफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश। बीएसएफ जो है सो सेना का अंग नहीं है, ठीक है, सशस्त्र मिलिट्री। क्या क्या हाँ, ठीक है, पैरामिलिट्री में आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पंजाब में, पश्चिम बंगाल में और असम में सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पहले ये 15 किलोमीटर था, इसीलिए कुछ राज्य की सरकार नाराज हो गई इससे। पंजाब की सरकार भी हुई। तो पंजाब में मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, तो पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद पर सुनवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, ठीक है। अब देखेंगे विस्तार का क्या कारण है, क्यों विस्तार किया गया।
तो ड्रोन और मानव सहित हवाई वाहनों का उपयोग बढ़ा, जो पंजाब में निगरानी और हथियारों को नकली मुद्रा की तस्करी को सक्षम बनाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्कर का खतरा है। ठीक है, बहुत अधिक मवेशियों की तस्करी की जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पंजाब के साथ क्या इशू है, तो पंजाब के साथ उड़ता पंजाब तो आप लोगों ने देखा ना, सबसे ड्रग्स वगैरह, हथियार वगैरह। ठीक है, फिट करेंसी, नकली मुद्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मतलब पंजाब से ही मतलब होता है। तस्कर अक्सर, ठीक है, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से बाहर शरण लेते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। इससे पंजाब सरकार ने मतलब क्या की, चुनौती दे दी। ठीक है, किसने चुनौती दी थी, पंजाब सरकार ने चुनौती दी। जब पंजाब सरकार, जब भी किसी राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो फैसला किसके अधिकार में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आएगा। ठीक है, या फिर राज्य राज्य के बीच में मतभेद हो तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में 50 किलोमीटर की सीमा पहले ही लागू थी, लेकिन राजस्थान गुजरात में दिक्कत नहीं हुआ। गुजरात में तो खुद ही सरकार थी बीजेपी के, तो इसलिए मुद्दा उतना बढ़ा नहीं, राजस्थान में भी इशू नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन मुद्दा कहाँ पे दिक्कत हो गया, दीदी ने विरोध किया। पंजाब में भगवत मान की सरकार और असम में, ध्यान में रखेंगे, असम में विरोध तो नहीं हुआ होगा क्योंकि असम में ही अपना सरकार है। ठीक है, लेकिन दिक्कत पंजाब से हुआ। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न उसको भी जरा देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। पंजाब सरकार ने दावा किया कि उसने पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की राज्य की विशेष शक्तियों से समझौता किया। ठीक है, अब हमारा देखें फेडरल सिस्टम क्या, हमारा संघीय ढांचा में कहता है ना, राज्य को, ठीक है, राज्य को प्रशासन से संबंधित जिम्मेवारी राज्य की होगी, राज्य अपना करेगा। ठीक है, पुलिसिंग की जिम्मेवारी राज्य के पास में होती है। लेकिन अब 50 किलोमीटर सीमा के अंदर बीएसएफ को घुसा दोगे तो बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है। एक तरह से राज्य ने इसको संघीय ढांचा का भी मुद्दा मतलब उठा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव को पारित कर दिया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, जो बात मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। अगर केंद्र एवं राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो कि अनुच्छेद 131 के तहत होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद किसमें है, 131 इसमें है, तो 131 में। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसका जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कौन सा अधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अब चलेंगे बीएसएफ का गठन सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत किया गया। इसे बीएसएफ 1965 से कार्य करती है, लेकिन इसके लिए सर बीएसएफ लैंड का जो है वो तो स्टेट लिस्ट में आता है ना, कौन, लैंड। हाँ तो लैंड स्टेट लिस्ट में है, लैंड का तो बॉर्डर मुद्दा ही नहीं है, एरियाज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रशासन का मुद्दा हो गया ना। बीएसएफ को अगर 50 किलोमीटर अंदर सीमा में आप दे रहे हो तो 50 किलोमीटर का मतलब क्या, पुलिस कोई भी समस्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर मतलब खत्म हो, तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी किसकी है, स्टेट की जिम्मेवारी होती है। स्टेट का अपना पुलिस है, होता है कि नहीं, पंजाब पुलिस हो गया, असम पुलिस हो गया, बंगाल पुलिस हो गया। अब बीएसएफ अगर घुसेगी तो जाहिर है पुलिस और मिलिट्री के बीच में तो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, और कोई भी मान लीजिए क्राइम होता है तो क्राइम को कौन देखेगा, मिलिट्री देखेगा कि पुलिस देखेगा। 15 किलोमीटर तक तो ठीक था, चलो सीमा के 15 किलोमीटर अंदर है तो चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 50 किलोमीटर दे दिया, तो 50 किलोमीटर तो मान लीजिए कि इसे बीएसएफ चाहे तो शहर में भी घुस सकती है, क्योंकि सीमा से 50 किलोमीटर अंदर आएंगे तो शहर तो पक्का शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अब शहर में आके बीएसएफ या फिर मान लीजिए सेना का कोई अंग आके काम करेगी तो थोड़ा तो स्टेट को दिक्कत तो होगा। ठीक है, तो यही रीजन था। अब यहाँ पे सर बीएसएफ का गठन, एस्पा का यूज करके भी तो ये किया जा सकता है। तो आसपा का यूज स्पेशल कैटेगरी में किया जाता है ना, वो मार्शल लॉ थोड़ी ना लगा के आसपा का यूज करेंगे। अब पंजाब जैसे राज्य में आसपा का यूज नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट के लिए आसपा है। पंजाब अभी शांत स्टेट है। ठीक है, 1984 का सिचुएशन थोड़ी ना है, बंगाल में कहीं पे जाके आसपा लगा, किस आधार पे आसपा आप लगाएंगे, सिचुएशन तो वैसा होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में है ये। आसपा में, ठीक है, आसपा में सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। ठीक है, सेना चाहे तो किसी को गोली भी मार दे सकती है और किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में आसपा नहीं लग सकता है। ठीक है, सर वो एक तरह का मार्शल लॉ हो गया ना आसपा। हाँ मार्शल लॉ है आसपा, बिल्कुल मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन भी नहीं किया गया, मार्शल लॉ के कंडीशन में कौन सा पावर आर्मी यूज करेगी। ठीक है, डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है, तो आसपा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में लगाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी इतना खराब स्थिति थी फिर भी वहां पे आसपा नहीं लगा। ठीक है, वहां पे लगता था एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करती थी, लेकिन आसपा लगने के काम एडमिनिस्ट्रेशन जीरो हो जाता है। ठीक है,
बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है, ध्यान में रखिएगा। बीएसएफ 1965 में बना था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उसके बाद हमको लगा से पाकिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए अलग से हमें एक मतलब फोर्स रखना चाहिए, उसके बाद बीएसएफ बना। लेकिन बीएसएफ के एक्ट की बात करेंगे, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में आया था, ठीक है। बीएसएफ को कई कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, जब्त करने का अधिकार है, जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम, ठीक है। ये कुछ एक्ट है, देख लीजिएगा। इन सब के तहत बीएसएफ क्या कर सकती है, तलाशी ले सकती है, गिरफ्तार तक कर सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इदाते आयोग की रिपोर्ट आई है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इदाते आयोग 10 तक करेंगे आज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इदाते आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विमुक्त, घुमंटू और अर्ध घुमंटू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2014 में भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में किया गया। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, ठीक है। तो इदातो आयोग का संबंध किससे है, ठीक है। तो वैसे लोग जो कि विमुक्त है, घुमंटू है, अर्ध घुमंटू है। घुमंटू जानते हैं ना, जैसे देखिए गांव देहात में आता है, मतलब क्या कुछ दिन के लिए मतलब घर वगैरह बना लेता है, फिर वहां पे फेस्टिवल का सीजन खत्म होगा, फिर वहां से उठकर कहीं दूसरी जगह जाके बसेरा बना लेता है। वैसे मुख्यतः इसमें जनजाति समाज के लोग ही आते हैं, ठीक है। उनको घुमंटू जनजाति के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 2014 में। उनको लीड जो कर रहे थे, जो उसके चेयरमैन थे या फिर अध्यक्षता जो कर, उनका नाम है भीखू रामजी इदाते। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा इदाते कमीशन क्या है, इदाते कमीशन क्या है, फिर इदाते कमीशन की रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा किससे है, तो घुमंटू और अर्ध घुमंटी जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था 2014 में, ठीक है। रिपोर्ट की सिफारिश क्या हुई है, घुमंटू, अर्ध घुमंटू और गैर अधिसूचित जनजाति एनटी, एसएनटी और डीएनटी के लिए एक अस्थायी आयोग की स्थापना करना है। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1872 और बाद में आदतन अपराधी अधिनियम 1952 द्वारा लगाए गए कलंक के कारण एनटी, एसएनटी और डीएनटी के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करें, ठीक है। आदतन अपराधी अधिनियम 1952 को निरस्त करना है। एससी, एसटी, ओबीसी के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी को शामिल न किया जाना। विशिष्ट नीतियों का निर्माण आदि, ये सारे के सारे आयोग की रिपोर्ट में है, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एनटी का क्या होगा, एनटी है, इसे पर लिखने दीजिए, एसएनटी है, ठीक है। एक है आपको डीएनटी, ठीक है। इस सबका फुल फॉर्म ढूंढिए तो क्या है, पता है कि नहीं को बताइए। एनजी, फुल फॉर्म बड़ा डेंजरस एसटी, होता है, ठीक है। डीएनटी, हाँ, notified tribes, de-notified tribes, सब notified tribes, डी नोटिफाइड, हाँ बिल्कुल, ठीक है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स होता है। एनटी का क्या होता है, notified नोटिफाइड ट्राइब, और semi नोटिफाइड हो notified, जाएगा, इसका सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में कौन सा आयोग हो गया, आयोग का नाम क्या है, इदाते आयोग, ठीक है। ध्यान में किससे संबंधित है, विमुक्त, घुमंटू, अर्ध घुमंटू, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, डी नोटिफाइड, नोटिफाइड और सेमी नोटिफाइड, ठीक है। समझ रहे, टी का मतलब तो सब ट्राइब्स ही है। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। सीसीएफए ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च को मंजूरी दी, ठीक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च की मंजूरी दे दी है। यूरिया गोल्ड एक सल्फर लेपित यूरिया है। एग्जाम में 100% तो नहीं, लेकिन 75% में मान के चल रहा हो, इससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड है एक सल्फर लेपित यूरिया है, किसे, सल्फर लेपित यूरिया है, ठीक है। यह गैर जैविक धीमी गति से निकलने वाला उर्वरक है। सल्फर कोटिंग नाइट्रोजन की अधिक क्रमिक खपत सुनिश्चित करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड की बात करेंगे, एक सल्फर लेपित यूरिया है, ध्यान में रखना है। यह गैर जैविक धीमी गति से निकलने वाला क्या है, उर्वरक है। भारत में ठीक है, ईएफएफ, ठीक है, ईएफएफ क्या होगा इसका, क्या लिख देता है ये लोग यार, ठीक है। इससे की योजना संबंधित है, भूमि प्रणाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूमि नहीं, पीएम प्रणाम, ठीक है। पीएम प्रणाम धरती माता की पुनः स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम योजना है। नैनो यूरिया और नीम लेपित यूरिया का विकास करना है, ठीक है। मतलब मुख्यतः जितने भी मतलब जो बोलते हैं जैविक खाद, उस पर मतलब निर्भरता को, ठीक है,
मतलब क्या अजैविक बोलेंगे ना, जो उस पर निर्भरता को कम करना है मुख्यतः, मतलब और ऐसे क्लीन। हो सकता है ना हाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर, यही होगा क्या होगा ये फिर? हाँ, हो सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो भी हो देख लीजिएगा इसमें क्या है, फुल फॉर्म लिखता नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं तो पता है इसके सच लिए में। जो है पीएम पर नाम योजना, आई थिंक राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। दिया भी होगा इसमें। गोवर्धन की बात करेंगे तो गोवर्धन क्या है, ग्लोबलाइजिंग और ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिजोरेंस धन, जैविक खाद तैयार करने के लिए है, ठीक है। तो जैविक खाद को अधिक से अधिक प्रयोग करना है, अजैविक खाद की जगह पे इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके लिए कौन सी योजना है, तो पीएम परनाम, कौन सी योजना है, तो पीएम परनाम योजना है, ठीक है। हाँ, यूरिया गोल्ड में क्या होगा, तो सल्फर कोटिंग नाइट्रोजन की अधिक क्रमिक खपत सुनिश्चित करती है, ठीक है। ये क्या होगा, यूरिया गोल्ड कैसी है, तो सल्फर लेपित यूरिया है, कैसी है, सल्फर लेपित यूरिया है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 43। 46, ठीक है। कितना 46 परसेंट होता है, 46%, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। और रहने दो, 10 ही रहने दे, हाँ। ठीक